दोस्तों, जैसे कि हमारा ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सीएचएसएल एग्जाम पेपर का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करिए, क्योंकि सीएचएसएल 200 मार्क्स का था और 200 क्वेश्चन था। तो फर्स्ट पार्ट 50, सेकंड पार्ट 50, ऑलरेडी 2 पार्ट हो गया। यदि आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैसा पैटर्न था। ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और आज हम देखेंगे पार्ट 3 और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पार्ट 4। ठीक है, इसके बाद मैं चारों पार्ट को एक साथ ला दूंगी, लेकिन फिलहाल हम पार्ट पार्ट वाइज पढ़ना बेस्ट रहेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको देखना है एट ए टाइम। तो अगर 50 क्वेश्चन एट ए टाइम में देखे तो ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेशन बने रहेगा। यदि एक साथ 200 क्वेश्चन देखने गए ना, आप यकीन मानिए बोर हो जाओगे। बोर मतलब इंटरेस्ट अचानक लूज होने लगेगा। कोई भी चीज को शॉर्ट शॉर्ट में देखेंगे, पार्ट पार्ट देखने से ना इंटरेस्ट बना भी रहता और कंसंट्रेशन भी बना रहता है। इसी यही मेरा मेन मकसद था, अलग अलग पार्ट में लाने का। ठीक है, ऑलरेडी और एक चीज है, सीएचएसएल और एमटीएस का पेपर में क्या चीज जो डिफरेंट दिखा। देखिए, पहला चीज तो हमें बताया गया कि मैथ्स का 25 आएगा, एमटीएस का बता रही है, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन और इंग्लिश का 50, जीके का 50, ऐसा एमटीएस में बताया गया था। लेकिन क्या होगा, एग्जाम पेपर में आया ऐसा ही, लेकिन मिक्स था क्वेश्चन। ठीक उसी तरह सीएचएसएल में भी, सीएचएसएल में सब सारे जो चारों टॉपिक है, इसमें 50-50 का क्वेश्चन आता है। अब बात तो सेम है, आया भी वैसा ही, लेकिन मिक्स कर दिया। अभी मिक्स करने से ना बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टारगेट करके जाते हैं कि अरे मैं पहले जाके इंग्लिश सॉल्व करूंगा, लेकिन जाने से क्वेश्चन पेपर जैसे खोलते, एक क्वेश्चन इंग्लिश, एक क्वेश्चन जीके, एक क्वेश्चन रीजनिंग। मतलब ऐसा देख के ना कोई भी बच्चा ना अचानक समझ नहीं पाएगा कि कौन सा पहले करे, क्या करे, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। और होपफुल कि मे बी नेक्स्ट जो सीएचएसएल एग्जाम होगा, एमटीएस एग्जाम होगा, इन लोग सेम पैटर्न कंटिन्यू रखेंगे। सो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए कि क्वेश्चन मिक्स ही देगा। भला ही एज पर द रूल उन लोग चलेंगे कि जीके 50 रहेगा, इंग्लिश 50 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एज पर द रूल के साथ उन लोग क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर है। हाँ, एक क्वेश्चन था, बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि मैडम पिछला साल का क्वेश्चन रिपीट होता है कि नहीं। देखिए, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। पिछला साल का क्वेश्चन को एनालाइज करने का मेन मकसद ये है कि हम समझ पाए कि एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन बनाता है, उसका माइंड में क्या होता है, वो क्वेश्चन क्या पैटर्न से बनाते हैं। और पूरा का पूरा पैटर्न एनालाइज करने के बाद मुझे एक बात समझ आई, मैथ्स तो ठीक है हम जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारा जो मैथ्स का सीरीज चल रहा है, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस या फिर टाइम एंड वर्क, ये सारे एज इट इज आ रहा है। इंग्लिश भी ठीक है री, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे बराबर आ रहे हैं। थोड़ा ना यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत डिफरेंट लगा, जो था जीके का। जीके ना मोस्टली लोग केमिस्ट्री बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। अब ये सुनकर आप केमिस्ट्री का बुक उठा के पढ़ना मत शुरू कर दीजिए। कभी भी अपने पढ़ाई के ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए कि आपने जो पढ़ा उसमें कॉन्फिडेंस रखिए। अब एग्जाम में जब आप जाते हो, यदि आपको इसी तरह केमिस्ट्री बेस्ड बहुत ज्यादा डेप्थ में केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप एक चीज हिम्मत रखिए कि यदि आपको नहीं आता तो बाकी बच्चों को भी नहीं आता, ये सोच के आप हिम्मत रखिए। और ऐसा ही होता है, ये बस सोचने का बात नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन वो बच्चों लोग को आएगा जिन लोग केमिस्ट्री लेकर पढ़े होंगे आगे। ठीक है, हर किसी को नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट को नहीं आते रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता तो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हम जीके को एज यूजुअल पढ़ेंगे, जैसा पढ़ना चाहिए। जैसे जीके हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे, जो भी साइंस से रिलेटेड टॉपिक होगा, और इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम देखते हैं। चलिए, ऑलरेडी हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, लास्ट 50 नहीं, ऑलरेडी हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, और यहाँ तक का ना हमारा पैसेज का क्वेश्चन आता है 103 तक का। तो 104 का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से मिला के हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे 104। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करो। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंग्लिश का नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए डिक्शनरी के हिसाब से हम अरेंज करेंगे। तो डिक्शनरी में पहले आप, यदि आप डिक्शनरी देखो होगा, पहले का जो बच्चे है ना वो डिक्शनरी देखा है। डिक्शनरी जो अभी तो हम क्या करते हैं, हमारे पास या तो डिक्शनरी का ऐप है, हम उस ऐप में वर्ड्स मार देते हैं और हमें वर्ड्स का मीनिंग मिल जाता है। लेकिन जो डिक्शनरी होता था ना, उसमें अल्फावर्ड वाइज अरेंज होता था। जैसे कि ये सारे वर्ड ई से स्टार्ट होता था, ई तो कॉमन है। ई के बाद नेक्स्ट शब्द देखिए, नेक्स्ट शब्द अल्फावर्ड से जो अल्फावर्ड वाइज में जो पहले आएगा ना वो फर्स्ट होगा। ठीक है, तो एक्स एम एस सी एन ए, कौन सा अल्फाबेट वाइज फर्स्ट है, ए फर्स्ट होगा ना, तो 5 होगा।
अब देखिए ए को काट दिए, मतलब नेक्स्ट अल्फाबेट ई का बाद वाला, ए का बाद वाला अल्फाबेट के बाद कौन सा होना चाहिए, देखिए नेक्स्ट देखिए सी है, एम है, एक्स है, एन है, ये सब में नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए, सी आना चाहिए ना, ए के बाद नेक्स्ट सी आएगा ना, सी के बाद फिर कौन होता, एन, सी के बाद नेक्स्ट एम आता, फिर एन आता, फिर एक्स आता, तो पहले उसके बाद 3 नंबर होना चाहिए, उसके बाद एन एम आएगा, 2 नंबर होगा, फिर 4 होगा, 1 होगा, देखिए 5 3 2 4 1 कहीं है 5 3, यस ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हैंगिंग गार्डन आर सिचुएटेड। हैंगिंग गार्डन एक टाइप ऑफ गार्डन है जिसको फिरोज शाह मेहता गार्डन भी कहते हैं, ये मुंबई में लोकेट करता है। ठीक है, मुंबई है इसका डायरेक्ट आंसर। ये देखिए ये मैथ्स का एल्जेब्रिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस क्या बोला, इफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन को हम नया पेज में लिख सकते हैं, बेस्ट होगा ना, नया पेज में हम आपको लिख के बताते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 है, तो हमसे पूछा क्या गया है, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब नहीं, एक्स पावर 9, 1/x पावर 9 क्या होगा। पहले तो चीज ये देखिए किस तरह क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम एक्स क्यूब का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। एक्स क्यूब 1/x क्यूब का क्या होगा फॉर्मूला, ए क्यूब -3 ये है, और ये क्या होगा, ये जो नंबर है यही ए है, तो ए का देखिए -2 क्यूब -3 इंटू -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 8 प्लस हो जाएगा 6, ये माइनस रहेगा तो -2 मिलेगा, मतलब इस क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू -2 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, हमें क्या चाहिए, ये x पावर 9 चाहिए। देखो अभी हम नेक्स्ट ना इस x क्यूब को लेट x क्यूब एस एन x मान लेते हैं, x नहीं मान लीजिए आप उसको l मान लीजिए, l मान लीजिए, l मानने से क्या होगा, तो हमें मिल जाएगा l प्लस 1/l इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा ए जगह में। अब हम इसका क्यूब कर सकते हैं, l क्यूब प्लस 1/l क्यूब क्या हो जाएगा -2, -2 नहीं ए क्यूब, वही सेम फॉर्मूला -3 है, तो इसको करने से -2 क्यूब -3 इंटू -2, इसको फिर सॉल्व करने से -8 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, -2। अब एक चीज देखो, हमने l का जगह l को क्या कंसीडर किया, ये देखो l क्यूब है ना, l को एक्चुअली हमने x क्यूब कंसीडर किया ना, x क्यूब को l कंसीडर किया, तो हम l का जगह x क्यूब डाल सकते हैं, और बाहर में क्यूब है प्लस, ठीक उसी तरह l का जगह x क्यूब डाल देंगे, बाहर क्यूब है, और दिस इज इक्वल टू -2, और ए एक्स क्यूब मतलब 3 3 जा 9, मतलब एक ये हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख देते पावर 9, 1/x पावर 9 इज इक्वल टू -2, मतलब ओवरऑल सॉल्व करके हमें -2 मिलता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको अभी क्लियरली विजिबल होगा मे बी। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, इफ x इक्वल टू 5 बाई √5 प्लस √4 एंड y इज इक्वल टू 6 बाई √5 माइनस √4, तो वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, मतलब ये दोनों को प्लस करने से क्या होगा, x प्लस वाई को प्लस करने से क्या आएगा। पहले तो ये चीज समझिए, जब भी ऐसा रूट ना डिनोमिनेटर में होगा ना, उसको हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने से क्या आएगा, x 5 प्लस √4, इसी को रैशनलाइज करने का मतलब कि ये जो नंबर है इसको ऊपर और नीचे, इसको फिर नेक्स्ट रिपीटेड में ऊपर और नीचे लिखेंगे, बस बीच का साइन डिफरेंट कर देंगे, मतलब यहाँ पर प्लस है तो वहां पर माइनस कर देंगे। √5 माइनस √4 यहाँ तक ठीक है, √5 माइनस √4 ये ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से हमें और आसानी से मिल जाएगा। अब ये देखो इसको अगर मल्टीप्लाई कर तो 5 √5 माइनस √4, ठीक है, ये देखो √4 मैंने नहीं लिखा इधर लिखा है। और एक चीज देखो, ये चीज को समझो, a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म मिलेगा, मतलब √5 क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं होता, स्क्वायर होता है, स्क्वायर, ये √5 स्क्वायर माइनस √4 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये √5 से √5 स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा, √4 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 मतलब डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। ओके, मतलब x का जो वैल्यू हमें या हमें x का वैल्यू 5 ब्रैकेट ऑफ √5 माइनस √4 हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब हम सिमिलरली y का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। y का क्या है, y इक्वल टू 6 √5 माइनस √4 है, √4 है, हम रैशनलाइज करेंगे मतलब इसको रिपीटेड में लिख देंगे, साइन को चेंज कर देंगे, यही मैंने कहा था ना, सेम चीज यहाँ में करेंगे √4। ये इसका रैशनलाइज अलग है, इसका नंबर अलग है, इसका नंबर अलग है, इसलिए अलग अलग टाइप का रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर y इक्वल टू 6। अब देखिए ये फिर से डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर a माइनस बी ए प्लस बी है ना फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा √4 1 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम कलर पेन का कलर चेंज करके हम सॉल्व करते हैं। अब हमसे पूछा x प्लस वाई क्या होगा। देखो ये पूरा x है, ये पूरा y है, तो x प्लस वाई का दिन से 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। 5 √5 हो जाएगा माइनस 5 √4 हो जाएगा प्लस y करते, तो यहाँ पर 6 √5 हो जाएगा प्लस 6 √4 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये 5 √5 6 √5 5 6 11 √5 हो जाएगा, और ये माइनस √4 मतलब माइनस 5 √4 और ये प्लस 6 √4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस √4 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर 11 √5 प्लस √4 देखिए है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको रैशनलाइज आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ में यही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर। अरेंज करना है आपको लॉजिकल ऑर्डर में। आप इसको लॉजिकली ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे, आप ही बताओ मुझे कैसे लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे। ये देखो यहाँ पर क्या लिखे है गोल्ड आयरन प्लैटिनियम डायमंड। लॉजिकली कैसा होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन हम टच करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में गोल्ड है, उसके बाद क्या आयरन है। गोल्ड और आयरन का बीच में कुछ रिलेशन दिखता है। देखो सेकंड ऑप्शन है 2 and 4 आयरन के बाद डायमंड बोला है। थर्ड ऑप्शन देखो, अब यहाँ में एक चीज हम सोच सकते हैं कि जो कौन सबसे इसमें प्रीशियस एलिमेंट कौन सा है, मतलब मटेरियल कौन सा है। मे बी थर्ड नंबर इज द प्रीशियस वन। थर्ड प्लैटिनियम, उसके बाद सबसे प्रीशियस कौन होता डायमंड फोर्थ नंबर, उसके बाद 1 होता गोल्ड होता, उसके बाद आयरन तो कॉमन मिलता है। देखो ये सीक्वेंस कहीं में मिलता है 3 4 1 2 नहीं मिलता है। या फिर इसको हम लोग रिवर्स करें तो यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा लॉजिकली अरेंज करना होगा ना। देखो या तो नॉर्मल टू हम जाएंगे तो 2 1 4 3, इसको रिवर्स करने से ये मिलता नहीं। देखो 2 1 हम इसको रिवर्स कर 2 1 4 3, मतलब 2 आयरन सबसे नॉर्मल एलिमेंट है, आयरन एक नॉर्मल एलिमेंट है। उसके बाद 1 लिटिल प्रीशियस है, लिटिल नहीं अच्छा खासा प्रीशियस है। उसके बाद 4 डायमंड उससे ज्यादा प्रीशियस है। उसके बाद 3 प्लैटिनियम बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम कैसा मूव करें, नॉर्मल टू प्रीशियस, मतलब आम टू खास में गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्या है, 4 अल्टरनेटिव आर गिवन द इडियम्स एंड फ्रेसेस है। ठीक है, और हमें बताना है कि इसका मतलब क्या है। टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी का फीट का नीचे ग्रास को ग्रो होने देना। मतलब कोई मान लो बैठा है और उसका पैर का नीचे ग्रास ग्रो हो रहा है, तो क्या एक दिन बैठने से होगा, नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली बहुत दिन बैठेगा तभी तो ग्रो होगा। मतलब इसका मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम या फिर टाइम वेस्ट करना बोलते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट करना, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, मतलब टाइम वेस्ट करना बोलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन देखते तो टू लेट अदर टेक एडवांटेज ऑफ वन सेल्फ, नो एडवांटेज का बात नहीं है। टू मिस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू आइडल अवे एनी टाइम द डिले द लिंगर। ये देखो ये ऑप्शन एग्जैक्ट है, मतलब बैठे रहना, आइडियली बैठे रहना, कोई काम ना करना, तो उसको बोलते हैं टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वन फीट, मतलब बैठे बैठे टाइम वेस्ट करना उसका मतलब। देखो नेक्स्ट देखो कॉल फ्रोथ का क्या मतलब है। कॉल फ्रोथ मतलब किसी को जगाना, बुलाना, या फिर किसी को भड़काना, टू इवोक। ठीक है, इवोक या फिर ब्रिंग आउट भी बोल सकते हैं, ब्रिंग आउट मतलब किसी को बुलाना, जगाना। ठीक है, अभी इसका ऑप्शन देखते हैं। कॉल बिफोर हैंड, नो। आज कुछ पूछना नहीं, इनवाइट, नो। कॉल समवन, यस, कॉल समवन होगा इसका आंसर। क्या है, कॉल समवन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू वेदर ए स्ट्रोम, इसका क्या मतलब है, मतलब मुश्किल को सक्सेसफुली फेस करना, कोई भी परेशानी को सक्सेसफुली फेस करना, सक्सेसफुली फेस ए प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम या फिर स्ट्रोम स्ट्रोम मतलब मुसीबत को फेस करना। तो ऑप्शन देख लेते। टू फेस ए ट्रेवल, यस ये लगभग लग रहा है, लेकिन अदर ऑप्शन पढ़ना भी जरूरी है। टू सर्वाइव ए स्ट्रोम, देखिए ये एकदम एग्जैक्ट होगा। देखो क्यों ये एग्जैक्ट होगा, क्योंकि टू वेदर ए स्ट्रोम बोलने से
सक्सेसफुली फेस करना, सक्सेसफुली मतलब उसको सरवाइव करा, तभी तो फेस है ट्रैवल, ओके फेस करना, बात समझ आता है कि उसने ट्रैवल को फेस किया, ट्रबल को, लेकिन ये अभी तक नहीं मालूम ना कि उसने वो ट्रबल फेस करके वो सक्सेस हुआ, फेलुअर हुआ, क्या पता वो ट्रैवल, वो जो ट्रबल है, ट्रबल मतलब मुश्किल हालात को फेस करते करते वो हार मान गया। यहाँ पर हार नहीं मानना, ठीक है, हार नहीं मानना, उसी को बोलते हैं टू वेदर ए स्टॉर्म, मतलब टू सर्वाइव ए स्टॉर्म, मतलब उसने फेस किया, सक्सेसफुली फेस किया, ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू बी प्रिपेयर फॉर रफ वेदर, नहीं ये भी नहीं होगा, टू प्रेडिक्ट वेदर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं गॉल एंड वोमवुड। वोमवुड ना एक तरह का ना पेड़ है, जो बिटर प्लांट बोलते हैं इसको, बिटर प्लांट, बिटर प्लांट, और इसको ना इडियम्स एंड फ्रेजेस में इसलिए यूज करते हैं ताकि कुछ बिटरनेस को शो कर सकते, कुछ अंदर से किसी के लिए खट्टा कड़वापन है उस चीज को शो करने के लिए ये वर्मवुड को यूज करते हैं, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में। गाल एंड वर्मवुड यानी कि किसी से मतलब बहुत ही किसी के प्रति बहुत दिल के अंदर कड़वापन रहना, ठीक है। ऑप्शन ए देखो इरिटेट, हाँ इरिटेटिंग हो सकता है लेकिन परफेक्टली नहीं है। एनकरेज, देखो ऐसे क्वेश्चन में ना सारे के सारे ऑप्शन पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एनकरेज तो नहीं है, बिटरनेस से तो एनकरेजमेंट नहीं होगा, फेवरेबल नो नहीं होगा, हेटफुल, देखो आप भी ना आपके पास दो ऑप्शन बचता है, ये तो इरिटेटिंग या तो हेटफुल, इन दोनों में मोस्ट परफेक्ट आंसर डी होगा, हेटफुल यानी कि बिटरनेस कड़वापन, ठीक है, और इरिटेटिंग, इरिटेटिंग तो बहुत तरह चीज का मतलब होगा, तो इरिटेटिंग नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोरोन रॉड, ये देखो ये केमिस्ट्री का, मैंने कहा ना केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, आई डोंट नो क्यों केमिस्ट्री से इतना क्वेश्चन पूछे। द बोरोन रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज फॉर, देखिए बोरोन रॉड जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं उसका क्या यूज है, यहाँ में क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि बोरोन रॉड न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। एक्चुअली ये बोरोन रॉड ना एक तरह का इज ए टाइप ऑफ कंट्रोल रॉड बोलते हैं, कंट्रोल रॉड, क्यों एक कंट्रोल रॉड है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल में रखता है, ठीक है, इसके पास इतना एबिलिटी होता है कि इसके पास ये एक्सेस न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं, इस हैज द, लिख देते हैं, हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल एक्सेस, ठीक है, एक्सेस न्यूट्रॉन। बस एक केमिस्ट्री का एक मेथड है जो जो यहाँ पर पूछा गया, तो मैं बस बता देती हूँ, इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस इसको मेमोराइज करने वाला बात है, मेमोराइज मतलब समझ के समझो। बोरोन रॉड न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, ये एक तरह का कंट्रोल रॉड है जिसको, ये रॉड को यूज करते हैं एक्सेस न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर अब्सॉर्ब करने के लिए, एब्सॉर्ब करने के लिए, कंट्रोल करना या फिर एब्सॉर्ब करने के लिए यूज होता है, किसको, न्यूट्रॉन्स को, न्यूट्रॉन्स अब्जॉर्प्शन या फिर कंट्रोल के लिए यूज होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर में। सो ऑप्शन ए डायरेक्टली इसका आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ये है, ये जो बोरोन रॉड है ये रिएक्शन को ओवर हीटिंग से रोकता है, प्रिवेंट द रिएक्शन फ्रॉम ओवर हीटिंग, प्रिवेंट द रिएक्शन फ्रॉम ओवर हीटिंग, रिएक्शन फ्रॉम ओवर हीटिंग, ठीक है। मे बी ये पेपर कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर ने बनाया, उसको केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है इसलिए थोड़ा ज्यादा ही क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% of the student in a school is girls, if the total number of girls in a school is 690, then the total number of student in a school, देखिए ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऐसा क्वेश्चन हम बहुत सारा कराई है, ठीक है। क्या बोला है, 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर गर्ल, जब 60% स्टूडेंट गर्ल होगा तो 40% ऑब्वियसली बॉय होगा, एक गर्ल है ये बॉय होगा, तो इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करने से 0 0 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 and 2 मतलब रेशियो के हिसाब से समझो गर्ल्स 3 है बॉयज 2 है, लेकिन एज पर द क्वेश्चन बॉय गर्ल्स 3 नहीं है, 690 है, 3 से कितना टाइम ज्यादा है, 230 टाइम ज्यादा है ना, दिस 30 इज आवर यूनिट। अभी पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एज पर द रेशियो देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3, नंबर ऑफ बॉयज इज 2, मतलब 3 + 2 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा, और हमारे यूनिट के 230, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 11 1 1 5 0, देखिए ऑप्शन है कहीं पर, यस है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, इन विच कॉन्टिनेंट इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू, देखिए ये एक ही कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों इक्वेटर मतलब
ये जो मिड में इक्वेटर रहता है, ये इक्वेटर रीजन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रीजन है, 23.5 डिग्री में रहता है। एंड नॉर्थ में 23.5 डिग्री साउथ में कैप्रिकॉर्न रहता, ठीक है। ये तीनों को जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टच करता, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ये तीनों लाइंस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है। ओके, हमारा इंडिया कहाँ पर लोकेट करता है, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, इंडिया कहाँ पर लोकेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिए। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस 20% हायर देन कॉस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ ए sale, discount of 20% is given on the market price. In this kind of sale, what is profit and loss will the seller makes? क्या बोले, इस तरह का सेलिंग में प्रॉफिट एंड लॉस सेलर को कितना मिलता है। पहला चीज एक बात हमेशा से याद रखना कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में, कि डिस्काउंट परसेंट हमेशा से मार्केट प्राइस में मिलता है और प्रॉफिट और लॉस हमेशा से कॉस्ट प्राइस में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% हायर देन कॉस्ट प्राइस। अभी हमें कॉस्ट प्राइस नहीं बताया, तो लेट अज्यूम कॉस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करें या नेक्स्ट पेज में, चलिए यहीं पर सॉल्व करते हैं। अज्यूम कॉस्ट प्राइस SE 100, हमने कॉस्ट प्राइस 100 अज्यूम कर लिया। अब मार्केट प्राइस क्या, इससे 20% ज्यादा है, 20% मोर, मतलब मार्केट प्राइस हमें कितना मिलेगा, 120 मिल गया, या यस, ठीक है। अभी क्या पूछा है, एट अ टाइम ऑफ सेल, अभी सेल करने का टाइम है, डिस्काउंट ऑफ 20% गिवन। पहले तो बात देखिए, 20% जो है उसको रेशियो में कन्वर्ट करें 1/5 आएगा। इस रेशियो के हिसाब से समझना, 20% का डिस्काउंट दिया ऑन ए मार्केट प्राइस, मतलब अगर मार्केट प्राइस 5 रहा होगा तो उसको 1 का डिस्काउंट मिला हो, तो उसने 4 रुपए में बेचा होगा, ऐसा बोलने मांगता है। तो यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, देखो मार्केट प्राइस 5 यहाँ में बोलते हैं रेशियो के हिसाब से, और सेलिंग प्राइस 4 होगा। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमारा जो हमने जो निकाला, जो एज्यूम्पशन किया, उसमें मार्केट प्राइस 120 है, नॉट 5। कितना टाइम ज्यादा है 5 से, 5 2 5 4 24 टाइम ज्यादा है। तो इस यूनिट से हम इस 4 को, मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस जो 4 मिला, उस 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा सेलिंग प्राइस, 4 4 16, 4 2 8, 9, 96 मिलता है। देखो अब एक चीज देखो, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 96 है, तो इन दिस काइंड ऑफ सेल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सेलर विल बी, कितना रहेगा, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 96 है, कितना का लॉस हुआ, 4 रुपीज का लॉस हुआ आउट ऑफ 100, मतलब 4% लॉस हुआ है ना। तो ये 4% लॉस, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए हैज 4% लॉस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए हॉर्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखिए ट्रेन में ना एक डायरेक्शन रहने से कैसे सॉल्व करते और रिवर्स डायरेक्शन रहने से कैसे सॉल्व करते, दो अलग अलग है, ठीक है। रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 30 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड। क्या बोलते हैं, ये ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में भाग रहा है, हॉर्स भी सेम डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर का डायरेक्शन में भाग रहा है। इस तरह वो क्वेश्चन में ना हम लोग स्पीड को माइनस करते हैं, लेकिन जब रिवर्स तरफ से आएगा ना तब हम स्पीड को प्लस कर देते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से एक इस तरफ भाग रहा है और दोनों एक दूसरे का डायरेक्शन में, एक दूसरे का तरफ, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ऐसा बोलता है, और हॉर्स 30 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की तरफ भाग रहा है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो स्पीड को प्लस कर देते हैं, ठीक है। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ में देखिए ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब इसमें स्पीड को माइनस कर देंगे। स्पीड को जब माइनस करेंगे तो हमें 20 किलोमीटर पर आवर मिलता है, मतलब ये रिलेटिव स्पीड। माइनस क्यों करते हैं, हमें रिलेटिव स्पीड चाहिए रहता। अब हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, हमारे पास है ना फॉर्मूला। तो हमें पूछा है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो ऐसा केस में ना लेंथ ऑफ द ट्रेन इज द, क्या होगा, जो डिस्टेंस कवर करता है ना ट्रेन, वही उसका लेंथ होगा। जो डिस्टेंस ट्रेन कवर करता है वही इसका लेंथ होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होना, फॉर्मूला के हिसाब से। यस, स्पीड हमने क्या मिला 20। अब देखो टाइम 18 सेकंड बोला है, मतलब हमको ये जो किलोमीटर पर आवर का यूनिट चेंज करके सेकंड में लाना होगा।
और सेकंड में लाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने ट्रेन स्पीड इसका एक ना छोटा सा वीडियो लाई थी, उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद होगा। तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। तो हम स्पीड, हमें ये स्पीड मिल गया तो स्पीड का जगह हम स्पीड में पुट कर देते इसको 20 इंटू 5/18। काटापीटी यहाँ नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम को इंक्लूड करते, टाइम 18। ठीक है, देखो 18 कट गया तो देखो 5 टू द 10 100 मीटर मिल गया। 100 मीटर है, यहाँ पर देखो मीटर ही यूनिट है तो 100 मीटर है। मतलब ये जो डिस्टेंस कितना कवर किया 100 मीटर। और डिस्टेंस, और ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन और डिस्टेंस सेम होता है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन डिस्टेंस बात एक ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, द स्क्वायर रूट, ये देखो क्वेश्चन कंफ्यूज के, ये वर्ड ना बहुत बार बच्चे ना छोड़ देते हैं और छूट जाता है, जल्दीबाजी में ना हो जाता है, तो ये सब ना एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। द स्क्वायर रूट, देखिए मैंने कलरिंग किया तो कलर ही उल्टा हो गया, थोड़ा कुछ और कलर डाल देते हैं। यस, ये देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दिस, मतलब इस सबको सॉल्व करेंगे, इसमें स्क्वायर रूट डालना है। पहला चीज तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए 328 किसका स्क्वायर है। पहला बात, हम पहले तो हम डेसिमल को हटा देते हैं। देखो कितना डिजिट के बाद डेसिमल है, हमें 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 7 डिजिट का, मतलब 7 जो अगर हम नीचे डाल दिए, डेसिमल को हटा दिए तो डिनोमीटर में कितना हो जाएगा, 7 बार 0 हो जाएगा डिनोमीटर में, तो 7 है, तो इतना याद रखो, ऊपर 7 है और नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है। मतलब 0 0 से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो डेसिमल को हम हटा के डायरेक्टली 324 इंटू 81 इंटू 9 इंटू 36 लिख सकते हैं। सिमिलरली 4 इंटू 144। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज मत हो ना, हम जैसा डेसिमल को हटा के 0 0 को देखो, डेसिमल हटना मतलब उतना 0 डिनोमीटर में आएगा, डिनोमीटर का डेसिमल हटेगा मतलब उतना 0 न्यूमीटर में जाएगा। तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है हम वो काउंट करते हैं ना, उतना ही 0 आता। तो देखिए यहाँ पर न्यूमीटर में 7 डिजिट के बाद डेसिमल है, 7 डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब काउंट करके ऐसे ही लिख दो। और डिनोमीटर में देखो, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा ना आप ऐसा करके कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो साथ साथ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से 324 एक किसका स्क्वायर रूट है, देखो ये इसको हम लोग स्क्वायर रूट में डालना है। तो चलो हम लोग इसको स्क्वायर से बाहर ला देते हैं, स्क्वायर रूट से इसको टारगेट करते हैं। इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाने से क्या हो जाएगा 18, है ना। इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाने से 18 होगा। नेक्स्ट 81, 81 क्या है, आपको अगर स्क्वायर रूट मैंने कहा ऑलरेडी 1 to 30 का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए और 1 to 20 का क्यूब रूट होना चाहिए, याद होना चाहिए, होगा। तो नेक्स्ट इसको टारगेट करते हैं, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 9। नेक्स्ट इसको टारगेट करते हैं, इसको स्क्वायर रूट से लाएंगे तो 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट इसको टारगेट करते हैं, इसको लाने से 6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह डिनोमीटर को इसको टारगेट करने से 2 आएगा और इसको टारगेट करने से 12 आएगा। हो गया, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसको कैंसिल आउट करो, जो जिससे काटता काट दो। 6 2 12, ठीक है। और यहाँ पर यह देखो, यहाँ पर 2 9 18, हमें यहाँ पर क्या मिलता है 9 9 81 इंटू 3 मिलता है, तो 324/2 है। अब इसको काटने से क्या आएगा, 2 1 2 2 2 1 2 5 121.5 मिलता है। देखिए ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 121.5, ठीक है। होप सो कि आप समझ पाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन आप सबको मालूम होगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। कैपिटल, हम अंडमान के लोग हैं तो हमको मालूम होता, अगर ये बाहर स्टेट का स्टूडेंट से पूछा जाता तो मे बी उनको आंसर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि बाहर वालों को मोस्टली नहीं मालूम होता। अब तो पोडलर का भी नाम चेंज हो गया, ठीक है। ये पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज ए शो बिलो, देखिए ये पेपर को फोल्ड किया, कट किया, पहला तो ऐसा फोल्डिंग होके ऐसा जा रहा है, ऐसा फोल्डिंग होके, इसके बाद इसको फिर फर्दर फोल्ड किया, फिर उसमें 3 ऐसा ऐसा डॉट डाल दिया। जब इसको खोलेंगे तो कैसा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये 2 आ जाएगा, इसके बाद ये फोल्ड हो रहा है ना, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इधर भी 2, इधर 2, और बीच का ये बीच का है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। द सम ऑफ द डायमीटर ऑफ 2 सर्कल इज, क्या बोले, डायमीटर ऑफ 2 सर्कल इज 35, मतलब डायमीटर, मान लो डायमीटर एक सर्कल का 1 है प्लस डायमीटर दूसरा सर्कल 2 है, तो इसका दोनों का प्लस करने से 35 होना चाहिए।
ऐसा बोला गया है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सरकमफ्रेंसेस, मतलब डिफरेंस, हम इसको ना नीचे लिख देते हैं, बेस्ट होगा। हाँ, डायमीटर 1 प्लस डायमीटर 2 क्या बोला, 35 सेंटीमीटर, और द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, 22 सेंटीमीटर, मतलब 2 पाई आर है। ठीक है, मान लो एक सर्कल का रेडियस आर है, दूसरा सर्कल का रेडियस 2 पाई आर 2 है। ठीक है, आर 2 डाल देते, तो डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस इज 2 पाई आर 2 है, दैट इज इक्वल टू 22। अब यहाँ से ना थोड़ा लॉजिकली समझो, यदि हम पाई को बाहर ले लेती, पाई को बाहर लेके 2r2 माइनस 2, सॉरी यहाँ पर 2r1 माइनस 2r2 इक्वल टू 22 मिलेगा। यहाँ पर r2 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज नेक्स्ट देखो, 2r1 मतलब रेडियस को 2 बार लिखना, मतलब ये डायमीटर है ना। देखिए, डायमीटर को आधा करने से रेडियस आता, रेडियस को 2 बार लिखने से डायमीटर होता, तो 2r1 2r2 का जगह d1 लिख सकते हैं, पाई d1 माइनस d2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, इक्वल टू 22। अब देखो इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 22, और इस पाई को एक तरफ लाएंगे तो 22/7, तो यहाँ पर हमें मिलता है d1 माइनस d2 इक्वल टू 7, और एक और इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है d1 प्लस d2 इक्वल टू 35। यहाँ से हमें d1 का वैल्यू कैसे मिलेगा, जब भी देखो ऐसा हमारे पास इक्वेशन होगा ना, लीनियर इक्वेशन, जहां पर जो पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल खाली रहता, तो ऐसा में ना हम ना इजीली d1 और d का वैल्यू 2 का वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसा, d1 का वैल्यू ये दोनों को प्लस करो और डिवाइड 2 से करो, ये दोनों को प्लस करने से 42 हो जाएगा, 42 डिवाइड बाई 2 21 होता है। ठीक, उसी तरह इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दोनों को माइनस करो, माइनस करने से 28 आएगा, 28 को 2 से डिवाइड करो तो 14 हो जाएगा। अंडरस्टूड। हाँ, ये देखिए अब क्या मिल गया हमें, एक सर्कल का डायमीटर मिल गया, एक सर्कल का डायमीटर 21 है, दूसरा सर्कल का डायमीटर 14 है, इतना मालूम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, स्मॉल सर्कल, इसमें से देखो डायमीटर जिसका छोटा है वही सर्कल स्मॉल है, जिसका डायमीटर बड़ा है वो बड़ा है, ये बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपको मालूम होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, ये डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई डिवाइड बाई 2, मतलब डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वही तो हमारा रेडियस होगा, तो रेडियस इज r2 7 हो जाएगा, तो एरिया निकालने के लिए 22/7 इंटू 7 इंटू 7 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, 7 2 14, 154 सेंटीमीटर है, एस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होप सो कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए, थोड़ा लेंथी है और थोड़ा समझने को ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ दे दिए, इसमें आपका थोड़ा 1 मिनट से 2 मिनट चला जाएगा, इसीलिए आपका स्पीड होना बहुत जरूरी है। 200 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है आपको फटाफट करना होगा देखते साथ साथ, कुछ क्वेश्चन आपको टाइम लेगा। ठीक है, बैलेंस वे में आप सोच के जाओगे एग्जामिनेशन से पहले, अरे मैं हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड दूंगा, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप 30 सेकंड हर एक क्वेश्चन को दो, कुछ क्वेश्चन है कि आपको देखते साथ मालूम हो जाएगा मुझे आता नहीं है, फटाक से हट जाना, नहीं आता टाइम वेस्ट नहीं करना, और कुछ क्वेश्चन को देखने से आपको मालूम होगा अरे इसका आंसर ये है, क्योंकि प्रैक्टिस से कभी कभी दिमाग में बैठ जाता है कि इसका आंसर ऐसा हो सकता, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करते हुए निकल जाना। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेंट ऑफ 5/3, क्या बोलते हैं, एक बच्चा को मल्टीप्लाई करना था एक नंबर को 3/5 से, मान लीजिए ए है, कोई भी एक नंबर है रेशो, और लेकिन उसने गलती से 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशो के हिसाब से समझ लीजिए, तो इसको हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट कर देते, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने से 5, यहाँ में 3 ऊपर चल जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, 9/5 होगा। इसका मतलब है कि उस बच्चे को मल्टीप्लाई करना चाहिए था 9 से, लेकिन उसने गलती से 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना का डिफरेंस हो गया, तो एरर पूछा है, एरर मतलब कितना का डिफरेंस हो गया, 16 का डिफरेंस है, 9 25, और किसका ऊपर जो एरर हुआ 25 कर दिया, तो 25 को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, उसका परसेंटेज फाइंड कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, 64% का एरर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म वाज फेवर्ड बाय मुगल जो थे वो कौन सा डांस फॉर्म को फेवर किया। देखिए, मुगल ने ना कथक डांस फॉर्म को फेवर किया, ये नॉर्थ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, नॉर्थ इंडिया में ओरिजिन हुआ, और इसको बहुत ज्यादा मुगल के अंदर फेवर मिला, फ्लरिश हुआ, मुगल के अंदर फ्लरिश हुआ,
फ्लरिश अंडर मुगल्स। ओके, मुगल्स ने इसको बहुत ज्यादा एडप्ट किया। सो कथक इज द डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो, द वैल्यू ऑफ 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। देखिए इस तरह क्वेश्चन का ना एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला चीज आप समझो, ये जो 20 को हम लोग तोड़ के 5 × 4 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख दो, पहले छोटा वाला नंबर लिख देते, 4 × 5 लिख सकते हैं 20 का जगह, 4 × 5। ठीक, इसी तरह 30 का जगह 5 × 6 लिख सकते हैं, 42 है 6 × 7 लिख सकते हैं, 56 का जगह 7 × 8 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तरीका मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले इसका लॉजिक हम बता देते हैं। 1/20 यानी कि इसको देखिए 1/4 × 5 प्लस 30 5 × 6 प्लस 40 टू 6 × 7, इस तरह जाते जाते 90 में हम आ जाते हैं। 99 × 10 हो गया। अगर इसको हम लोग फर्दर इसको अलग अलग करें तो कैसा है, इसको अलग करने से 1 - 4 - 1/5 है ना, इसको देखो प्लस 1/5 - 1/6 प्लस इसको हम नीचे लिख देती 1/6 - 1/7। आप इस सब को ना प्लस करके देखो यार, आप देखोगे जब इसको करोगे ना, ब्रैकेट ओपन कर, माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। ठीक, इसी तरह माइनस प्लस, इस सब ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएगा। करने के बाद ना लास्ट में ये जो डिजिट को देखो, इसको हम लोग तोड़ के लिखने से 1/9 - 1/10 लिखेंगे। ये भी एक दूसरे को कैंसिल, इससे पहले जो नंबर है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। देखो 72 है, 72 मतलब 1/9 × 8 × 9 लिख देते, 8 9 = 72। तो इसको लिखने से कैसे लिखेंगे, 1/8 - 1/9। देखो -1/9 और प्लस कट जाएगा ना, मतलब इसको लाइन से कंटिन्यूसली लिखने से कट जाएगा। तो एट द एंड में हमें क्या मिलेगा, हमारे पास लास्ट बचेगा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, माइनस के साथ लास्ट नंबर बचेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो 1/4 - 1/10 होगा। इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, 10 - 4 = 40 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर 6/40 हो जाएगा। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करने से 2 × 3 = 220, 3/20 आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन देखिए सी करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन हम ना थोड़ा आपके लिए लाइए, एक दो और क्वेश्चन देखो, इस सेम पैटर्न का क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए। देखो क्वेश्चन ऐसा आपको एग्जाम में आएगा, तो आप इसको पहला और लास्ट वाला नंबर को टारगेट करो। पहला क्या है 3 × 4 है, और लास्ट वाला क्या है 6 × 7। इसको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, इंक्रीज मतलब छोटा से बड़ा में लिखो। और इसको करने से 5 × 4 लिखते हैं, 4 × 5 होगा, इसको 5 × 6 होगा, है ना। तो इधर उसको मैं यदि तोड़े तो कैसा लिख सकते हैं, 1/3 - 1/4। देखो इसको सॉल्व करने से कैसा करो, 4 - 3/2, 4 × 12 = 1/12 आया रिवर्स। तो इसको तोड़ के ये कर सकते, कुछ भी करो बात सेम है। ठीक उसी तरह इसको हम ना इतना आपके लिए छोड़ देती, आप समझने के लिए हम यहाँ पर लिख देती। इसको हम लोग तोड़ के 1/3 - 1/4 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह 1/20 का जगह 1/4 - 1/5 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह 1/30 की जगह 1/5 - 1/6 लिख सकते हैं। 1/42 का जगह 1/6 - 1/7 लिख सकते हैं। अब आप देखो एक चीज, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसल आउट कर देगा, बचेगा फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो 1/3 - 1/7 इसको सॉल्व करोगे तो 7 - 3 21, यहाँ पर 4/21। अंडरस्टूड, मतलब ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बस उसको माइनस कर देना। अब एक और क्वेश्चन देखो, इसको देखो 7 8 = 56, 8 9 = 72, ऐसा ऐसा जाता रहेगा। और इसी तरह यहाँ पर हम अगर तोड़े तो मिलेगा हमें 13 × 14। तो मैंने कहा क्या ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दस टारगेट करो, मतलब 1/7 - 1/14, दैट्स इट। लिख दो 14 - 7, 7 × 14, डिनोमिनेटर में यही बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 7/14। तो 7 7 कट जाएगा, तो 1/14 इसका आंसर हो जाएगा। होप सो कि आप समझ पाए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप इसको यही ट्रिक लगाना है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरेट फीवर इज कॉज बाय, ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो पहली बार ही देखा होगा, मैंने भी पहली बार सुना है पैरेट फीवर क्या है। देखिए पैरेट फीवर एक ऐसा फीवर है ना जो पैरेट से होता है। पैरेट यानी कि तोता से फैलता है, इवन पिजन से भी फैलता है। और ये फीवर को फैलाने का मेन काम कौन सा वायरस करता है, इसका नाम है क्लैमिडिया वायरस। ठीक है, ये क्लैमिडिया इसका डायरेक्ट आंसर है। यदि आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एग्जाम में
मूव ऑन कर लीजिए, आगे क्वेश्चन में बढ़ जाइए। ऐसा रैंडम क्वेश्चन एक दो तो होंगे ही हर एक एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, द सम ऑफ एनी थ्री नंबर इज जीरो। क्या बोलते हैं, सम ऑफ एनी थ्री नंबर जीरो है इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर पेयर वाइज सम इज डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर देन द नंबर ऑब्टेन इज। बाबा ये क्वेश्चन ना थोड़ा घुमा के दिया है। क्या बोला है, सम ऑफ थ्री नंबर इज जीरो। मान लो हमारे पास थ्री नंबर दिया नहीं, तो आप मान लो एक्स वाई जेड, जब भी नंबर्स नहीं दिया रहेगा आप दिमाग से एक्स वाई जेड मान लो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर पेयर वाइज सम, पेयर वाइज सम मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई ये पेयर वाइज सम होता, वाई प्लस जेड एक पेयर वाइज सम होता, और जेड प्लस एक्स ये पेयर वाइज सम होता। अभी क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट मतलब इनका प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब इन नंबर से डिवाइड करें। जैसे कि बोलने का मतलब ये है कि इफ एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स वाई जेड। अब आप रीड करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन रीड करो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर पेयर वाइज सम, प्रोडक्ट ऑफ देयर पेयर वाइज सम इज डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर देन द नंबर ऑब्टेन। इसके बाद इसमें क्या नंबर ऑब्टेन होगा। अभी आपको लगेगा इसको कैसे सॉल्व करें, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा ट्रिकी है, समझे। देखो पहला चीज था हम इसको हथियार बनाएंगे। किसको हथियार बनाएंगे, एक सेकंड। सम ऑफ द एनी थ्री नंबर मतलब ये तीनों नंबर का सम जीरो है बोला ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो बोला है। यहाँ से हमें एक्स प्लस वाई का इक्वल टू माइनस जेड लिख सकते हैं, मतलब जेड को तरफ लिख जाएंगे। उसी तरह y प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। यही से इसी इक्वेशन से मैं ड्राइव कर रही हूँ, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड एक्स प्लस जेड इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, x प्लस वाई का जगह माइनस जेड लिख सकती है, x प्लस वाई का जगह ये देखो इधर माइनस जेड लिख देगी, यस ओके। मल्टीप्लाई y प्लस जेड का जगह में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स लिख सकती, यस माइनस लिख देंगे। और z प्लस एक्स का जगह माइनस वाई लिख सकती, यस माइनस वाई लिख देगी, डिवाइड बाय एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो ऊपर न्यूमेटर में क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस एक्स वाई जेड है, डिनोमीटर में एक्स वाई जेड, दोनों एक दूसरे को काट के माइनस वन देगा, तो माइनस वन ऑप्शन यहाँ में ढक गया, देखो यहाँ पर होगा, तो आंसर माइनस वन हो जाएगा। हम ये लाइन को ना अलग से लिख देते हैं तो बेस्ट होगा। क्या लाइन था, माइनस एक्स इंटू माइनस, आई डोंट नो मेरे को दिमाग में ना रहा, जेड एक्स वाई था, ओके, माइनस जेड इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई जेड, यही था ना। हाँ तो चलिए ठीक है, अब समझ आ गया ना, ये आंसर टू माइनस वन होगा, ठीक है, माइनस वन इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन एंड रीजनिंग क्या है, क्लोथ्स आर नॉट वॉश प्रॉपरली इन हार्ड वाटर। क्या बोलता है, हार्ड वाटर में क्लोथ ठीक से वॉश नहीं होता, और हार्ड वाटर कंटेन मेनी मिनरल। रीजनिंग में क्या बोलता है, हार्ड वाटर में बहुत सारा मिनरल रहता है। अब बात बोल रहा है कि क्लोथ हार्ड वाटर में वॉश नहीं होता, और दूसरा बात बोलता है कि हार्ड वाटर में बहुत सारा मिनरल होता है। तो क्या ये रीजनिंग असर्शन को सेटिस्फाई करता है, यस करता है। इट मीन्स बोथ ए एंड assertion and reasoning are true but reasoning no, ये नहीं होगा, both a and r are true and r is a correct explanation, मतलब ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि हमें पढ़ने से ही मिल जाता है इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या गिवन है, सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक टू फिल विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फोर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड, करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब हमें यहाँ पर एरर को स्पॉट करना है, एरर स्पॉट इंग्लिश का है स्पॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देखिए इन टाइम ऑफ ट्रबल वी यूजुअली डैश टू गॉड, ये डायरेक्ट ईडियम होगा, टर्न टू गॉड मतलब जब मुश्किल आता है तब हम गॉड की तरफ मुड़कर देखते हैं, मतलब मुड़ के देखने मतलब उसके तरफ देखते हैं, तो टर्न टू गॉड एक करेक्ट ईडियम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टर्न, ठीक है, टर्न, टर्न टू गॉड। नेक्स्ट देखिए, शी केप्ट डैश एट हिम टिल शी रिमेम्बर हु ही वाज, शी केप्ट, स्नीकिंग नहीं होएगा, सीइंग नहीं होएगा, विंकिंग नहीं होएगा, गेजिंग, गेजिंग होएगा, गेजिंग यानी कि उसके तरफ ध्यान से देखते रहना। शी केप्ट गेजिंग एट हिम टिल शी रिमेम्बर हु ही वाज, उस मतलब ये लड़की उसके तरफ ध्यान से देखते रही तब तक देखी जब तक इसको याद नहीं आया कि वो कौन है। नेक्स्ट देखते,
I realized the mistake was not dash but mine. I realized the mistake was not theirs होगा, ठीक है, ऑप्शन नॉट दम नहीं होगा, देखिए दे तो नहीं होगा, देयर्स, यहाँ पर ये देखिए देयर और देयर्स, ये हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, देयर्स, mistake was not theirs but mine. Okay, next, as soon as she received the good news she began dash, क्या है, जैसे उसको गुड न्यूज मिला वो क्या करने लगी, बिगेन, इन सेलिब्रेट नहीं होगा, सेलिब्रेट नहीं होगा, टू सेलिब्रेट होगा, टू सेलिब्रेट, क्यों टू यूज होगा, बिगेन के साथ हमेशा से प्लस टू प्लस वर्ब होता, टू प्लस वर्ब होगा, ठीक है, बिगिन के साथ, तो शी बिगेन टू सेलिब्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, इट डैश मी दैट ही इज मिस्टेकन, इट क्या हो जाएगा, इट सीम्स, आपको लगेगा मे बी ये सही है लेकिन ये नहीं है, इट शोड नहीं है, इट अपीयर, या तो अपीयर टू, ये भी हो सकता है आपको लगे सही है, इट अपीयर्स होगा, ठीक है, ये सही है, इट अपीयर्स मी दैट ही इज मिस्टेकन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के जंबल सेंटेंसेस है, जंबल सेंटेंसेस देखिए पहला लाइन और लास्ट लाइन एज इट इज दिया है, हमें बीच का सेंटेंसेस को एकदम ऑर्डर में डिसाइड करना, ऑर्डर में करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए द ह्यूमन रेस, यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, द रियल डेंजर कम फ्रॉम स्लोइंग, ठीक है, द ह्यूमन रेस, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, ये नहीं हो सकता, फर्स्ट जो पी नहीं होगा, बाई चेंजिंग इट्स वे द ह्यूमन रेस हैज बिकम, वी सॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें से कौन सा हो सकता है, सबसे फर्स्ट देखिए आर, मे बी ए आर को अगर हम पकड़े, द ह्यूमन रेस हैज बिकेम, ओके, हैज बिकेम, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन, मे बी आर के बाद पी बराबर परफेक्ट बैठता है, ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन, उसके बाद देखिए बाय चेंजिंग, नो, वी सॉल्व द प्रॉब्लम, यस, ये इसके बाद बैठता है, वी सॉल्व द प्रॉब्लम बाय चेंजिंग इट्स वे, बट इसके बाद तो क्यू ही बचता है, बट द रियल डेंजर कम फ्रॉम स्लोइंग, ओके, तो आर पी एस क्यू, देखिए कहीं है एस, आर पी एस क्यू, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द अंडर वाटर, ये रहेगा, और नेक्स्ट लास्ट लाइन एकदम एग्जैक्ट है, फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, द अंडर वाटर, इसके बाद कौन सा पी क्यू आर एस में कौन सा एडजस्ट होगा, द अंडर वाटर ऑफर एन अपॉर्चुनिटी, ये में भी करेक्ट लगता है, देयर नेचुरल हैबिटेट, ये भी नहीं लगता है, कोरल गार्डन नो, द अंडर वाटर वॉच कलरफुल मरीन लाइफ एट, ये देखिए ये नहीं होगा, यहाँ पर देख लीजिए, द अंडर वाटर कोरल गार्डन इन मालदीव्स, ओके, ये ठीक लगता है, आर, अगर हम आर को पकड़ लेते हैं, इन मालदीव्स ऑफर एन यस, ये पी सही लगता है, ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू देयर नेचर, नो, एस, अगर हम इसको टू वॉच कलरफुल मरीन लाइफ एट, ओके, एस उसके बाद परफेक्ट बैठता है, एट देयर नेचुरल हैबिटेट, यस, ये परफेक्टली बैठता है, फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, तो आर पी एस क्यू देखिए है कि यस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिवर, ये लाइन एग्जैक्ट है और ये लाइन एग्जैक्ट है, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिवर, ग्रेटेस्ट नेचुरल वंडर, ठीक है, लार्जेस्ट वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिवर, अब इसमें कौन सा फिट हो सकता है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये नहीं होता, दैट सराउंड इट, ये भी फिट नहीं होता, लार्जेस्ट रिवर, ये देखिए इज वन ऑफ द वर्ल्ड, ये लगता है, आर तो लग रहा है, द अमेजन रिवर, यहाँ पर कॉमन दिया है, इसके बाद द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिवर, द अमेजन रिवर, एंड ये थोड़ा ठीक लग रहा है एस, एंड उसके बाद देखिए एंड द ट्रॉपिकल, ये यस, क्यों के बाद यस फिट हो रहा है, एंड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसके बाद दैट सराउंड इट, पी दैट सराउंड इट, उसके बाद इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट नेचुरल वंडर, यस, एस क्यू पी आर, एस क्यू पी आर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह लास्ट वाला देखिए, एनी सुलिवियन ओवरकम बोथ ब्लाइंड एंड डफ, ये क्या है, ये एक इंसान का नाम बोला है, शी और ही, आई डोंट नो, वो ओवरकम किया, मतलब अपने बाधाओं से, मतलब ओवरकम किया,
सक्सेसफुल हुआ। कैसे, देखिए इस सारे को हम लोग पढ़ते हैं। इनेबल हर रीच, नो ए नहीं लगता, ओवरकम पॉवर्टी एंड ब्लाइंडनेस, ओवरकम ये थोड़ा ठीक लग रहा है, पॉवर्टी एंड ब्लाइंडनेस, ओके। टू ऑब्टेन, अगर क्यू सही होगा तो ऑब्टेन, एंड हेलिन नहीं, ए नहीं होगा, एन एजुकेशन विच इन टर्न, ओके, एस इसका बाद ठीक लग रहा है, विच इन टर्न, उसका बाद देखते हैं इनेबल हर टू टीच, ओके, उसका पी बैठता है, उसके बाद तो एक ही बचेगा, हेलेन केलर हु वाज, इसको एस हो जाएगा, सॉरी एक क्या है, आर है, ठीक है, आर हो जाएगा उसको, तो हेलेन केलर हु वाज बोथ ब्लाइंड एंड डेफ्ट, ओके। तो क्यू एस पी आर एग्जैक्ट बढ़ेगा, तो क्यू एस पी आर, ये देखिए ये करेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो हमें जंबल सेंटेंस एक ऐसी चीज है, उसको ना थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस करने से ना थोड़ा इजी भी हो जाएगा और जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे जंबल सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 टाइम इट्स बेस। पहला बात तो आपको मालूम होना, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री होता है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोला, इसका जो ट्रायंगल 40 टाइम इट्स बेस है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। अभी मान लो ये बेस है और ये हाइट है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, आपको मालूम है। अभी क्या जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो एरिया है दिस इज इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ इस बेस, ऑफ इट्स बेस। तो क्या पूछे, व्हाट इज इट हाइट्स, यहाँ से इजीली फाइंड कर सकता है हाइट क्या है। देखिए यहाँ से एच एच सॉरी एच नहीं, बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा h इज इक्वल टू 40 इंटू 2 दैट इज 80, हाइट इज इक्वल टू 80 मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, इफ ए मैन मूव्स एट 40 किलोमीटर पर आवर ही रीच द डेस्टिनेशन बाय 20 मिनट लेट, if he moves at a 50 kilometer per hour he reach 10 meter earlier, to reach the destination the man has to cover a distance of, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आप इजीली विद इन सेकंड तभी कर पाओगे जब आपको एक फॉर्मूला, एक बेहतरीन सा फॉर्मूला आता हो। बेहतरीन सा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस हम रेड में लिख देते, डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 इंटू s2 डिवाइड बाई s1 माइनस s2 इंटू डेल्टा टाइम, डेल्टा टी मतलब टाइम है। अब देखो यहाँ पर हम डिस्टेंस पूछा है, अभी क्या बोला, स्पीड वन हमारा क्या है, स्पीड मैन मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, जैसे वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जाता है तो वो एक डेस्टिनेशन, मान लो एक टाइम है, टाइम में उसको ये जगह ये टाइम में पहुंचना था, लेकिन वो 20 मिनट लेट होता है, इस टाइम को पार करके वो 20 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, यहाँ में 20 मिनट है मान लो, ठीक है 20 मिनट लेट होता है। तो अगर वही जगह ये 40 स्पीड वन 40 है, स्पीड टू कितना है, ये स्पीड वन है, मान लो स्पीड टू कर लेते हैं, स्पीड वन को बड़ा नंबर रख देते हैं, ये देखो इसको स्पीड वन रख देते हैं, इफ द ही मूव एट ए 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर उसने स्पीड बढ़ा दिया, ही रीच 10 मिनट अर्लियर, उसको ये टाइम में पहुंचना था ये टाइम में, लेकिन वो उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाता, मतलब इस टाइम में पहुंच जाता। अंडरस्टूड, इस ऐसे मैंने क्यों ड्रा करके बताया, इसको आगे मैं बताती हूँ। चलिए अब क्या बोला है, टू रीच द डेस्टिनेशन मैन हैज टू कवर ए डिस्टेंस। देखिए पहले तो स्पीड वन क्या है 50 हमने कंसिडर किया, स्पीड टू क्या है 40 है, स्पीड वन माइनस स्पीड टू मतलब 50 माइनस 40, और टाइम, टाइम यहाँ पर है देखो, पहले का जो एक्स्ट्रा 20 और अभी जो 10, इनका बीच में जो गैप्स है, गैप्स कितने का है 30 का है ना, तो ये जो डेल्टा टी 30 हो जाएगा। अब देखिए 30 मिनट है, तो हम इसको आवर में कंसिडर मतलब कन्वर्ट कर देंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए अब इजी हो जाएगा, 50 इंटू 40, यहाँ पर 30 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। अब क्या, जो जिससे काटता काट तो 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, यहाँ पर 5 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है, तो इसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा 138 क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये डायरेक्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसमें से मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी, इनमें से कौन सा है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए ये डायरेक्ट है, यदि आपको केमिस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज है तब इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये है आंसर मोलालिटी, ये मोलालिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, बाकी सब टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन कार एंड पेट्रोल इज लाइकली टू, ये ना एक इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ये देखिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स के बारे में बात करता है, कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर ना
कॉम्प्लीमेंट गुड्स के बारे में बात करता है। यहाँ पर कार और पेट्रोल ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है। क्यों क्यों पेट्रोल? क्यों? यदि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, मान लो आप एग्जाम्पल के तौर से मान लो अभी पेट्रोल का प्राइस 50 रुपीज है और अचानक ये बढ़कर 150 हो गया। जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, लोगों को क्या लगेगा, अरे पेट्रोल में सारा पैसा खर्चा होता है तो मैं कार नहीं खरीदूंगा, अभी कार का डिमांड कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन कार एंड पेट्रोल इज लाइकली टू बी। मतलब अगर कार और पेट्रोल का बीच में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हमेशा से नेगेटिव रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजल्स लॉ स्टेट ए रिलेशन बिटवीन। एंजल्स लॉ ये एक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये थोड़ा हाई लेवल का इकोनॉमी पूछ लिया। इसका डायरेक्ट आंसर है इनकम और डिमांड। और एंजल्स लॉ क्या कहता है वो थोड़ा बता देती है। एंजल्स लॉ ये बोलता है कि जैसा फैमिली का इनकम बढ़ेगा, ये क्या स्टेट करता है, एज इनकम ऑफ फैमिली, जैसे ही इनकम ऑफ फैमिली बढ़ेगा, फैमिली का इनकम इंक्रीज होगा, जैसे इंक्रीज होगा तो परसेंटेज ऑफ जो इनकम वो फूड के ऊपर एक्सपेंस करते हैं ना, वो कम कम हो जाएगा। दो परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड डिक्रीज। ओके, फूड में जो भी परसेंटेज एक्सपेंस करेंगे वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होएगा? देखिए, फैमिली में अगर मान लो 4 जन है, पहले एक जन कमाता था, मतलब उसका जो है एक्सपेंस था फूड का ऊपर सबसे ज्यादा था, मे भी उसका इनकम का 90% एक्सपेंस करता था। अब क्या हो गया, चारों के चारों नौकरी करते हैं, तो चारों में से 10-10% भी अगर एक्सपेंस करेंगे तो सबका इनकम का जो एक्सपेंडिचर है ना, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड डिक्रीज हो गया ना। लेकिन एक और बात बताए, लेकिन इट मे बी दैट एक्चुअल जो फूड का कंजप्शन में भी एक्चुअल अमाउंट जो स्पेंड होता है फूड वो इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन जो पर हेड जो है ना वो डिक्रीज हुआ, पर हेड एक्सपेंस डिक्रीज हुआ। जैसे कि फैमिली का इनकम इंक्रीज हो गया, फैमिली का इनकम इंक्रीज होएगा, फूड में जो एक्सपेंस करते हैं वो डिक्रीज होगा, इवन दो द एक्सपेंस ऑफ फूड में इंक्रीज। ठीक है, इवन दो, चले इवन दो द एक्चुअल अमाउंट spent on food may increase, on food may increase, understood, may increase, समझ रहे हो ना। जैसे ही फैमिली का इनकम बढ़ेगा तो परसेंटेज इनकम स्पेंड ऑन फूड डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ इनकम एक्सपेंस ऑन फूड में इंक्रीज। मतलब अमाउंट जितना भी पहले इन लोग कम खाते थे, अभी सबका इनकम अच्छा होने की वजह से सब ज्यादा खाते होंगे, लेकिन पर हेड जो एक्सपेंस है फूड का वो तो सबका ऊपर कम हो गया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ओके, वर्क फॉर 8 डेज देन बी अलोन फिनिश इट, वर्क फॉर 16 days, then the number of day required to complete of work by both A and B। देखिए, ऑलरेडी हमारा मैथ्स का लाइव क्लास चल रहा है और उसमें मैंने यहाँ पर जो टाइम वन वर्क का कंप्लीट करा दिया, और टाइम वन वर्क में ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है और हम बहुत सिंपल ट्रिक बताइए इससे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला चीज तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ए एक काम को 24 डेज में करता है। ठीक है, और उसने 8 दिन तक काम किया, देन बी अलोन फिनिश इट वर्क इन 16 डे। मतलब बी उसको 8 दिन के बाद एक काम को छोड़ दिया, तो बी ने रिमेनिंग काम को 16 डेज में फिनिश किया। ठीक है, पहला चीज तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम 24 एंड 16 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 6 24, 4 4 16, इसको हम एलसीएम ले तो 2 3 2 6 6 4 24 इंटू 2 48, तो हमारा एलसीएम 48 मिलता है। अब यहाँ में हमसे ए का एफिशिएंसी मिल जाएगा, ए का एफिशिएंसी यहाँ पर 2 मिलता है और बी का एफिशिएंसी 3 मिलता है। अब क्या पूछा है, देखिए अभी एक चीज देखो, ये बी का एफिशिएंसी नहीं होगा, सॉरी एक, क्योंकि बी रिमेनिंग काम करता है तो यहाँ से हम बी का एफिशिएंसी नहीं फाइंड कर सकते, सिर्फ ए का एफिशिएंसी फाइंड करें। अब देखो ए 8 दिन काम करता है, तो टोटल 2 एफिशिएंसी से उसने 8 दिन काम किया, तो ए टोटल वर्क कितना किया होगा, टोटल वर्क 2 इंटू 8 दिन 8 16 वर्क किया होगा ए। उसके बाद ए ने जॉब छोड़ दिया, बी अकेला रिमेनिंग काम को किया। ठीक है, इसके बाद जॉब छोड़ने के बाद 48 काम माइनस 16, इसको करने से हमें 32 मिलता है।
ये 32 काम को बी अकेला किया है ना, तो बी वो अकेला 32 काम को कितना दिन में किया, 16 डे में किया। तो एफिशिएंसी ऑफ बी का एफिशिएंसी क्या होगा, 32 टोटल वर्क बाय नंबर ऑफ डेज दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर बी का एफिशिएंसी हमें 2 मिलता है, 2 मिल गया एफिशिएंसी ऑफ बी। अभी क्या बोलता है, ए एंड बी मिलकर इस पूरे काम को कितना दिन में करेगा। देखो टोटल वर्क क्या है 48 है, और ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का भी हमें 2 मिल गया, दोनों मिलाकर 4 मिल गया। तो 4 का एफिशिएंसी से इस काम को 12 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो ऑप्शन देखिए कहीं है, एस है, डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिया है और हमें स्टडी करना है कि स्टडी द बार चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ लर्नर इज मिनिमम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लर्नर मिनिमम कौन सा है बिटवीन द ईयर। पहला बात तो हमें इसका डिफरेंस देखना पड़ेगा। देखो 2005 से 6, यहाँ में 4500 है, यहाँ में 4000, यहाँ में कितना का डिक्रीमेंट हुआ, देखो डिक्रीमेंट 500 का हुआ इनका बीच में। ओके, इनका बीच में इंक्रीमेंट होता है, देखो 4000 से 4800, 800 का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, 800 नॉट 8000, 800। इसका 4800 से 3400, मतलब इसमें कितना डिक्रीमेंट होता है, यहाँ पर डिक्रीमेंट कितना होता है, 1400 का डिक्रीमेंट होता है। अब इसमें से देखो, इसमें से कितना का इंक्रीमेंट होता है, 100 का इंक्रीमेंट होता है, 3400 से 3500 होता है, 100 का इंक्रीमेंट होता है। ये डिक्रीमेंट में मैंने नेगेटिव डाला, इंक्रीमेंट में पॉजिटिव डाला, और इसमें कितना है 500 का इंक्रीमेंट होता है। अब देखो यहाँ पर पूछा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लर्नर पहले कम होता है, 500 कम होता है, 800 बढ़ता है, 1000 1400 कम होता है, फिर 100 बढ़ता है, 500, 100 बढ़ता है कि कम होता है, यस बढ़ता है, फिर 500 बढ़ता है। इसमें से रेट ऑफ चेंज ऑफ लर्नर मिनिमम लर्नर कौन सा में, सबसे देखो चेंजेस में 100 ही मिनिमम है ना, और 100 मिनिमम लर्नर किसके कौन से ईयर के बीच में, 2008 to 9 ईयर के बीच में है ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, डी। ओके, मिनिमम इसी में है, ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से, फिर भी देख लो मिनिमम कितने, 2008 में 3400 था, 2009 में यस 3500 होगा, 100 का मतलब 100 में 100 का बढ़ोतरी हुआ मिनिमम, चाहे घटा चाहे डिक्रीज होना चाहे इंक्रीज होना, बस यहाँ में बोला चेंज ऑफ मिनिमम, बोला चेंज ऑफ लर्नर इन मिनिमम किसमें, तो हमें 2008 to 9 में मिलता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड। यदि आपने 10th क्लास को बढ़िया से पढ़ा है, 10th क्लास का केमिस्ट्री, तो आपको याद होगा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने का नहीं है, जस्ट फॉर्मूला डायरेक्टली वही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये टैप कैन फिल ए टैंक इन 15 मिनट एंड अनदर टैंक कैन एम्प्टी इट इन 10 मिनट इफ द टैंक इज ऑलरेडी हाफ फुल बोथ द टैप आर ओपन। क्या बोलता है, ऑलरेडी टैप हाफ फुल है, मतलब टैंकी हाफ फुल है, उसके बाद टैप को ओपन करता है, तो टाइम रिक्वायर फॉर टू मेक द टैंक एम्प्टी, तो टैंक कितना टाइम चाहिए जिससे टैंक एम्प्टी हो सके। एक क्वेश्चन ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में लाइव क्लास में पढ़ाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे लाइव क्लास का प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, उसमें मैंने मैथ्स का शुरू से लेकर एंड तक सारे टॉपिक को कवर किया है, और कुछ टॉपिक्स अभी बचे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है पाइप एंड पिस्टन टाइम एंड वर्क ये कंप्लीट हो चुका है, और मैंने बहुत इजी ट्रिक बताया, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन देखिए टारगेटेड है, ये सारे टॉपिक हमेशा से पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ये जो टैप ए है 15 मिनट में फिल करता है, और टैप बी खाली करता है कितना, 10 मिनट में खाली करता है, मतलब टैप बी नेगेटिव काम करता है। तो टोटल इसका जो कैपेसिटी टैंक का 30 हो जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा और बी का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, ये नेगेटिवली काम करता है एफिशिएंसी। अब देखिए ये क्या बोला, इफ द टैंक इज ऑलरेडी हाफ फुल। देखिए टैंक, जब टैंक का ये कैपेसिटी 30 मतलब 30 लीटर का टैंक है, मान लो ये टैंक 30 लीटर का है, लेकिन क्या बोला ये टैंक हाफ फुल है, हाफ मतलब यहाँ तक फुल है, यहाँ तक फुल है, 10 हाफ ऑफ द फिल्ड मतलब टैंक 15 लीटर तक ही फिल है, इसका हाफ क्या होगा 15 लीटर फिल्ड है। आई बोला है कि ये 50, अगर दोनों पाइप को एक को, और ये जो खाली करता है पाइप मोस्टली नीचे रहेगा, पाइप ए और पाइप बी खाली करता और पाइप ए भरता, ऐसा है ना। अब द इफ बोथ द पाइप इफ टैंक इज ऑलरेडी हाफ फुल एंड बोथ द टैप आर ओपन, क्या बोला अभी दोनों टैप को ओपन करके रखा, तो टाइम रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक एम्प्टी, कितना टाइम लगेगा कि टैंक खाली हो जाएगा। पहला चीज देखो ये दोनों काम करेगा, दोनों का एफिशिएंसी 2 - 3 नेगेटिव हो जाएगा -1, मतलब ये नेगेटिवली काम करते हैं, मतलब भला ये कितना भी 2 का एफिशिएंसी से भरेगा, मतलब
एक घंटा में, यहाँ में मिनट का बात बोला है ना, तो चलो 1 मिनट में अगर 2 लीटर पानी भरता है, ए 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, 2 लीटर पर मिनट, लेकिन बी क्या करता है, 3 लीटर पर मिनट खाली करता है। तो किसका एफिशिएंसी ज्यादा है, बी का एफिशिएंसी ज्यादा है, बी तो नेगेटिवली चलता है। तो यहाँ पर हमारा टैंक 15 लीटर भरा है, 15 माइनस सॉरी, यहाँ में टाइम फाइंड करने के लिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है 1 हो जाएगा, ठीक है, -1 उस मतलब 1 15, तो टोटल टाइम टेकन इज 15 मिनट। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 15 मिनट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, राजा राम मोहन राय वाज फाउंडर ऑफ, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अभी हमारा तो एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएगी तो हम ये सारा चीज भी पढ़ाएगी आपको, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो राजा राम ने क्या फाउंड किया था, एक्चुअली राजा राम इज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज। ओके, और आर्य समाज को किसने फाइंड किया था, इसको फाइंड करने वाला स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, और यहाँ पर देखो प्रार्थना समाज को फाइंड करने वाला आत्मारंगा पांडु है, आत्मारंगा रंगा पांडु। अब आप ये मत सोचिएगा तो हमारे यूज नहीं देखिए नेक्स्ट टाइम क्या पता एग्जाम में आ जाए, आर्य समाज को किसने फाइंड किया, ये जो प्रार्थना समाज को किसने फाइंड किया, या फिर ये पूछा जाए कि आत्मारंगा पांडु ने क्या फाइंड किया। और यहाँ पर देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी, इसको फाइंड किया ब्लावत्स्की, ब्लावत्स्की, इसका स्पेलिंग प्रोनाउंस में भी थोड़ा अलग हो सकता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, VATSKY होगा, ठीक है, इसका जो नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मैथ्स का क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये फादर टेल हिज सन आई वाज योर प्रेजेंट एज, आई वाज योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वेर बोर्न, मतलब हम तुम्हारा प्रेजेंट एज में था, मतलब लड़का का प्रेजेंट एज कुछ होगा, तो इसका बाप बोलता है कि हम तुम्हारा प्रेजेंट एज में था जब तुम पैदा हुआ। इफ फादर इज 64, क्या बोलते हैं, फादर 64 ईयर ओल्ड है, तो व्हेन विल हिज सन बिकेम 50 ईयर ओल्ड, तो उसका सन लड़का कब 50 ईयर बनेगा। पहला बात है इसका अब्बा क्या बोलता, हम जब तेरा एज में था तब तुम पैदा हुआ, मान लो सन का एज हम मान लेते एक्स था, ठीक है, तो ये फादर क्या बोलता है, फादर इज 64 ईयर ओल्ड, मतलब 64 है फादर, तो 64 से यदि एक्स हम माइनस करें, मतलब सन का एज माइनस करें, 64 से सन का एज अगर माइनस करें तो सन का प्रेजेंट एज आ जाएगा। इस लाइन को समझिए, आई वॉज योर प्रेजेंट एज व्हेन यू आर बोर्न, मतलब हम तुम्हारा प्रेजेंट एज में था जब तुम पैदा हुआ। तो अगर फादर आज 64 एज है और सन का एज आज एक्स है, तो दोनों का एज को माइनस कर देंगे तो सन का प्रेजेंट एज मिलेगा, जो 64 जो एक्स है, प्रेजेंट एज सन का एक्स है, ठीक है, तो इसको माइनस करने से हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर हमें क्या मिल जाएगा, 64 इक्वल टू 2x मिलेगा, इसको सॉल्व करने से x इज इक्वल टू 32 मिलेगा। इट मीन्स सन का अभी प्रेजेंट एज 32 है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि सन 50 साल का कब होगा। अब देखो सन में का एज अगर आज 32 है तो इसमें कितना प्लस करने से 50 होगा, 18 प्लस करने से 50 होगा ना, मतलब आज से 18 साल बाद ये लड़का का एज 50 साल होगा, तो आफ्टर 18 ईयर। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 75 नंबर, क्या बोला 75 नंबर का एवरेज इज कैलकुलेटेड, इट इज 35, 75 जो नंबर था उसका एवरेज 35 है। इफ ईच नंबर, मतलब हर एक नंबर को 5 बढ़ा दिया तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ न्यू नंबर। देखिए इस तरह एवरेज का क्वेश्चन है ना, इसमें ये बहुत ईजी है, जब भी ऐसा कोई नंबर होएगा जो इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें हर एक एवरेज में 5 बढ़ा दिया तो न्यू एवरेज क्या होगा, देखो न्यू एवरेज में भी 5 इंक्लूड होके 40 हो जाएगा, अंडरस्टूड, तो यहाँ में 40 होगा। अब इसको और एक हम मेथड में समझाती है, मान लीजिए सेम क्वेश्चन गिवन है, अब बोला है कि 75 नंबर है, उसका हर एक जो 75 नंबर से हर एक नंबर से 5 माइनस कर दिया तो उसका न्यू एवरेज क्या होगा। तो अगर उसका एवरेज 35 दिया रहता तो उसमें से हम 5 माइनस करते तो 30 हो जाता, अगर 5 माइनस करने का बात होता तो 30 आंसर होता, 5 प्लस करे तो उसका एवरेज में 5 प्लस होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए, हम बोलिए एक नया क्वेश्चन ली, इफ एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 75 है एंड इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाई 5, अगर 10 नंबर का एवरेज 75 है, अगर इस 10 नंबर में से ईच नंबर को 5 डिक्रीज कर दिया तो न्यू एवरेज क्या होगा, तो न्यू एवरेज नथिंग बट 75 माइनस 5,
तो हमें 70 मिलेगा। इसी तरह अगर और एक क्वेश्चन हम समझे, मान लो एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 16 है। 18 नंबर का एवरेज 16 है। आई बोला है कि हर एक नंबर में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो न्यू एवरेज क्या होगा? न्यू एवरेज तो कुछ नहीं, ये जो हमारा एवरेज है ना, इसी में 2 मल्टीप्लाई कर देना, 32 हो जाएगा। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना। ये आप देख के इजीली ट्रिक, आपको एक ट्रिक मालूम है तब इजीली देख के सॉल्व करके आपका 2 मिनट बचा सकते हो। ठीक, उसी तरह अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया कि एवरेज ऑफ, इसी क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, मान लो एवरेज ऑफ 18 नंबर इज गिवन एज 16, ओके, ऐसा बोला है 18 नंबर, एंड फ्रॉम ईच नंबर 2 इज डिवाइडेड फ्रॉम ईच नंबर, मतलब हर एक नंबर से 2 को डिवाइड कर दिया जाता है, 2 से डिवाइड। या फिर यदि इसी को फिर से चले, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए बोला है कि द एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 16, ठीक है, एंड ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 बोला है, तो न्यू एवरेज क्या होगा? न्यू एवरेज, ऐसे क्वेश्चन में न्यू एवरेज भी डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 8 हो जाएगा न्यू एवरेज। अंडरस्टूड? आपको हर एक नंबर को 2 से डिवाइड हो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। जो नंबर में ऑपरेशन किया जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, वही चीज एवरेज में भी किया जाएगा। अगर नंबर में +2 करता है तो एवरेज में +2, नंबर में प्लस -2 करता है तो एवरेज में -2, कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस और माइनस ए, मान लीजिए एनी नंबर, ए में भी एनी नंबर, उसी तरह इनटू और डिवाइड एनी नंबर ए, तो वही चीज एवरेज में भी होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, इस एक ट्रिक आपको मालूम होगा, ये ट्रिक यदि आपको मालूम है तो आप आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन क्या है? ये कैंडिडेट बिकेम अनसक्सेसफुल इन एन एग्जामिनेशन फॉर शॉर्टेज ऑफ 24 मार्क। क्या बोला है? ये कैंडिडेट एग्जाम में अनसक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ 24 मार्क इवन आफ्टर सिक्योरिंग 36%। क्या बोलता है? वो 36% सिक्योर करता है, स्टिल उसको 24 मार्क्स शॉर्टेज होता है। अगर वो 36% में 24 मार्क्स एक्स्ट्रा लेता, मे बी वो पास हो जाता। यही बोलने का मतलब है। अनदर कैंडिडेट सिक्योर 30 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स बाय वर्च्यू ऑफ हिज 45%। क्या बोलता है? और एक बच्चा था जिसको 45% मिलता है, लेकिन उसको कितना ज्यादा मिलता है? 30 ज्यादा मिलता है। किससे? पासिंग मार्क्स। मतलब अगर 45% से 30 मार्क्स माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो अब समझो ये दोनों की इक्वेशन को, ये 36% में अगर 24 प्लस कर दे तो पासिंग मार्क्स मिलेगा। उसी तरह यदि हम 45% से 30 माइनस कर दे तो हमें पासिंग मार्क्स मिलेगा। दोनों इक्वल टू पासिंग मार्क्स। यहाँ से हम परसेंटेज को एक तरफ ला सकते हैं, हम 36 वो तरफ लेके चले जाते। ठीक है, और 24, ये देखिए 24 प्लस 30 कर देते, ये तरफ ला के 30 को, और 45% माइनस 36%। ठीक है, इसको प्लस कर देने से ये 54 हो जाएगा, और इसको ये करने से यहाँ पर 9%। अब हम इसको थोड़ा रिवर्स करके लिख दे, 9% इज इक्वल टू 54। ओके, अब देखिए 9 वजा 9 6 इट मीन्स 1% इज इक्वल टू 6। तो कोई भी नंबर आपका 100% निकाल देंगे, वही टोटल मार्क्स होगा। देखिए 1% इज इक्वल टू 6 है, अगर हम लोग 100% निकाल दे तो 100% इज इक्वल टू 600 होगा। दिस 600 इज द टोटल मार्क्स। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? द फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन वाज, फुल मार्क्स 600 है। देखिए ऑप्शन है, यस ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन के, द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द यूज ऑफ। देखिए बॉस, ये जो पेपर जो बच्चे ने सॉल्व किया होगा ना, उसने रिमोट सेंसिंग टिक करके रखा है। देखिए रिमोट सेंसिंग क्या है? ये जीआईएस है। जीआईएस क्या है पूछने से रिमोट सेंसिंग है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे देखो, द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द यूज ऑफ। ये जीएसआई जो है ना, ये किसके ऊपर बेस है? ये कंप्यूटर के ऊपर बेस है। यदि कंप्यूटर ना होगा तो जीएसआई कर सकते, नहीं कर सकते, फिर रिमोट सेंसिंग है ही क्या? कंप्यूटर ना होता तो रिमोट सेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं था। ओके, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है 150 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। ठीक है, और इन क्वेश्चन में से यदि आपको कोई भी क्वेश्चन थोड़ा भी डाउटफुल लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगी। यदि कोई चीज़ में आपको डाउटफुल लगता है तो मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट 50 यानी कि लास्ट 50 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय।